बच्चों, कभी आप लोगों ने भी बस की यात्रा की होगी और की क्या होगी, लगभग बच्चों ने की है। यात्राओं के हमारे कई बार बड़े मजेदार अनुभव होते हैं। बहुत खराब परिस्थितियां होते हुए भी कई बार हमें बड़े मजेदार अनुभव है वो मिलते हैं। इस पाठ में भी लेखक कहीं जाने की तैयारी में हैं और उन्हें जो बस मिलती है वो बहुत खटारा हालत में थी, बहुत ही खराब हालत में थी, लेकिन फिर भी वो उस बस में सफ़र करते हैं। और किस प्रकार से उन्होंने व्यंग्य किया है, किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की बस यात्रा करने पर कैसा अनुभव होता है। उन्होंने हमारी यातायात की जो व्यवस्था है, व्यवस्था क्या दुर्व्यवस्था कहिए, जो बुरी व्यवस्था है, उस पर व्यंग्य किया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। कैसे? बस की हालत आप देख रहे हो बच्चों, जैसी दिखाई दे रही है। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ? बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए उससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़ बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में ही नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है,
स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। दरअसल बच्चों, बस इतनी बुरी हालत में थी कि लेखक को विश्वास नहीं था कि उसके ब्रेक भी लग सकते हैं। पेड़ को दुश्मन समझ ही रहा है कि सामने जो पेड़ आ गया, बस का तो भरोसा नहीं किधर जाएगी, कहीं ये पेड़ इसी से ना टकरा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस हवा निकलने की जो आवाज होती है बच्चों, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। बच्चों, अक्सर जो जो यातायात के साधन वाले लोग होते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अपने जो भी उनके पास वाहन है उसकी हालत सुधारने की कोशिश वो नहीं करते। वो सिर्फ अपना पैसा कमाने की ही बात सोचते हैं। अक्सर आप इस तरह की बातें सुनते हो कि जहाँ सुरक्षा नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया जाता, सेफ्टी के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं किसी बस में या किसी भी यातायात के साधन में, वो नहीं होते। वो हमें तभी पता चलते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। तो यहाँ भी जो हिस्सेदार महोदय हैं, जिनका इस यातायात कंपनी में या इस यातायात का जो साधन यानी बस है उसमें हिस्सा है, उनको पता है कि बस की हालत कैसी है। इसके बावजूद वो ना तो उस बस की हालत सुधरवा रहे हैं और उसी बस से सफर भी कर रहे हैं। तो इसी बात पर लेखक ने व्यंग्य किया है। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस धरती पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक। बच्चों, पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थ जो थे, अब जरा उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बीच बीच में हमने बात की थी, लेकिन ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने भी हैं, तो देख लीजिए एक बार फिर से। हाजिर, उपस्थित। सफर, यात्रा। डाकिन, डराने वाली। वैसे डाकू का स्त्रीलिंग डाकिन होता है। श्रद्धा, किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भाव। उमड़ना, जमा होना। वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी।
निशान चिन्ह, वृद्धावस्था बुढ़ापा, कष्ट परेशानी, हिस्सेदार साझेदार, गजब आश्चर्य की बात है, विश्वसनीय भरोसे वाली विश्वास के लायक, रंग गरीब, कूच करना जाना चले जाना कहीं, निमित्त कारण, लुभावने सुंदर, गोता डुबकी, इत्तेफाक संयोग, क्षीण कमजोर, वृक्षों पेड़ों, दयनीय बेचारी, दया के योग्य जो हो वो दयनीय होती है, वृद्धा बूढ़ी, ग्लानि खेद, प्राणांत प्राणों का अंत होना यानी मरना, बियाबान सुनसान, बियाबान वैसे जंगल को भी कहते हैं, जंगल को ही कहा जाता है, जंगल चूंकि सुनसान होता है लोग वहां नहीं होते, अंत्येष्टि अंतिम क्रिया, एक पुलिया, पुलिया छोटा पुल जो होता है हम उसे पुलिया कहते हैं, फिस एक प्रकार की ध्वनि, थम रुकना, श्रद्धा भाव सम्मान के साथ जान हथेली पर लेकर चलना यानी बहुत खतरा उठाना, उत्सर्ग बलिदान, दुर्लभ जो कम मिलता हो, प्रयाण प्रस्थान जाना, बेताबी बेचैनी, तनाव चिंता। तो बच्चों हमने ये व्यंग रचना पढ़ी, एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं कि लेखक अपने 4 और मित्रों के साथ एक बार बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए बस से यात्रा करता है। बहुत सारे लोग उसे सलाह भी देते हैं कि इस बस से सफ़र ना करें, लेकिन लेखक को समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बस को देखा वो देखते ही समझ गए कि लेखकों ने ऐसी बात क्यों कही थी। बस बहुत ही बुरी हालत में थी। लेखक मजाक में कहते हैं कि वो तो बहुत ही बूढ़ी थी, वयोवृद्ध थी, उसे देखकर मेरे मन में तो श्रद्धा की भावना आ गई। जब लेखक बस में बैठा और बस तो उसे विश्वास ही नहीं था कि ये बस स्टार्ट भी होगी। बस स्टार्ट हुई तो वो बता रहे हैं कि इतना शोर हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो बस में नहीं बल्कि बस के इंजन में बैठे हुए, इंजन वाला शोर पूरी बस में सुनाई दे रहा था। बस की खिड़कियों पर भी जो कांच लगे हैं वो बहुत कम थे। वो बता रहे हैं कि बहुत कम बचे हुए थे और जो बचे हुए थे उनका भी भरोसा नहीं वो कब आकर किसी के ऊपर गिर जाएं, इसलिए उनसे भी बचना था। जब वो बैठे बस चल पड़ी तो कभी सीट आगे जा रही है, कभी सीट के ऊपर की गद्दी आगे जा रही है, कभी पूरी बस के जो पुर्जे हैं ऐसा लग रहा था वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन कर रहे, जैसे उनमें आपस में कोई भी तालमेल ना हो। लेखक ने बड़े ही मजेदार तरीके से बस की खटारा हालत की तुलना गांधी जी के असहयोग आंदोलन से की है। कुछ देर बाद जब बस रुक गई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। लेखक को बस पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, उसे लग रहा था इसका कोई भरोसा नहीं, कब इसका स्टीयरिंग टूट जाए, कब इसके ब्रेक फेल हो जाए, पता नहीं कोई पेड़ सामने आया है तो वो ये बस किसी पेड़ से टकरा सकती है, झील सामने आती है उसे लगता है शायद ये इस झील में डुबकी लगा देगी। तो इसी प्रकार से वो सोचता रहता है। इतने में बस एक बार फिर से रुक जाती है। लेखक को बड़ा अफसोस होता है कि बेचारी इस वृद्धा पर हम क्यों सवार हो गए। फिर कोशिश की जाती है और गाड़ी फिर चल पड़ती है, लेकिन फिर उसका टायर पंक्चर हो जाता है। टायर पंक्चर हो जाता है, चल रही थी, धीरे धीरे उसकी जो लाइट है वो भी रुक जाती है या वो भी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। लेखक कहता है कि उसने तो उसके बाद सोचना ही छोड़ दिया कि वो कहीं पहुंच पाएगा, जबलपुर समय पर पहुंच पाएगा, और जबलपुर या पन्ना क्या वो कहीं भी पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी और आराम से बैठ गए और बातों में गप्पों में मशगूल हो गए। तो ये हमारे पाठ का पूरा सार था। हमने पाठ भी पढ़ा, उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा की। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न हमारा है
कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। ये जो जितने भी यहाँ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, वो क्यों कहे गए, इसके कारण हमने बताने हैं। पहला जो हमारा प्रश्नों का भाग है उसमें कारण ही बताने हैं हमने। तो मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा की भावना क्यों जग गई? लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा की भावना इसलिए जग गई कि वो सोचते हैं, हालांकि वो व्यंग्य में ये बात कह रहे हैं बच्चों, सच में उनके मन में श्रद्धा नहीं है, वो व्यंग्य कर रहे हैं मालिक पर या हिस्सेदार पर कि कैसा कंजूस आदमी है, कैसा बेकार आदमी है जो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बस के टायर नहीं बदल रहा। अगर टायर कहीं टूट जाए या कुछ हो जाए तो बस की सभी सवारियों की जान का खतरा हो सकता है। लेकिन अपनी बस की हालत जानते हुए भी, और वो ना तो टायर बदल रहे हैं और खुद भी जोखिम उठाकर उसी बस से सफर भी कर रहे हैं। तो इसी बात के लिए लेखक ने व्यंग्य में ये बात कही है कि उनके मन में तो हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा की भावना जाग गई कि देखो कितना बहादुर आदमी है, कितनी बलिदान की भावना इसमें है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी बस में सफर कर रहा है। दूसरा प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस श्याम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? जिन लोगों ने बच्चों पहले इस बस में सफर किया होगा उनको पता था कि बस की हालत कैसी कैसी उसकी जीर्ण शीर्ण बुरी अवस्था है, वो कहीं भी कभी भी रुक सकती है, उसका कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से लोगों ने उनको ये सलाह दी थी कि इस बस से यात्रा ना ही करें। वैसे भी शाम का समय है, आखिरी बस है, अगर रास्ते में कहीं खराब हो जाए तो हमें कुछ और बस या कोई और साधन भी नहीं मिलेगा, वाहन मिलेगा नहीं, तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इसी वजह से लोगों ने कहा था कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? बच्चों बस जब चलती है तो जो बस का शोर है वो इंजन का ही होता है, लेकिन ये जो खटारा बस है, जीर्ण शीर्ण अवस्था की जो बस है, इसमें जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है पूरी बस में शोर होना शुरू हो जाता है। इंजन की जो आवाज है वो पूरी बस में गूंज रही है। इसी वजह से लेखक ने ये कहा है कि हमें ऐसा लग रहा था कि पूरी बस इंजन ही हो गई है और हम लोग इंजन के भीतर बैठे हैं। चौथा प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक ने जब बस की बुरी अवस्था देखी, उसकी हालत देखी, तो लेखक को ऐसा लगा कि शायद यह बस पहली बात तो स्टार्ट होगी ही नहीं, और होगी भी तो अपने आप तो नहीं चल सकती, शायद धक्के वक्के लगा के चलानी पड़ेगी। लेकिन जब वो बस अपने आप चल गई तो लेखक को बड़ी हैरानी, कमाल है, ऐसी टूटी फूटी बस भी चल जाती है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को बहुत डर लग रहा था। उन्हें पता है बस की हालत ठीक नहीं है, उसके ना ब्रेक काम करते हैं, ना स्टीयरिंग ढंग से चलता है, तो क्या पता कब बस रास्ता भटक कर किसी पेड़ से जाकर टकरा जाए। अब बस का तो वो कुछ कर नहीं सकते, उन्हें लगता है कि सामने आने वाले पेड़ ही हमारे दुश्मन हैं शायद, जो कि जिनके साथ ये बस टकराएगी और हमें जख्मी होना पड़ सकता है या हमें चोट लग सकती है। पाठ से आगे, पाठ से आगे का पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हमारे देश के बहुत बड़े
राष्ट्रीय जो नेता थे महात्मा गांधी, उनके नेतृत्व में किया गया। इसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाना था। देश की आज़ादी के संघर्ष के लिए जो लोग काम कर रहे थे वो उन्होंने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी काम सामूहिक रूप से करके वो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार से झुका देना चाहते थे। इस आंदोलन की शुरुआत बच्चों 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। जब ये आंदोलन हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत सारे सख्त कदम उठाए थे। बहुत अत्याचार उन्होंने किए, लोगों को दबाने के लिए उन्होंने उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ की थी। गांधी जी के साथ अनेक कांग्रेसी नेता और जो उनके समर्थक थे उन सब को जेल में डाल दिया गया था। जो आंदोलनकारी थे उनमें और जो सरकारी अफसर थे, सरकारी सिपाही थे, उनके बीच बहुत संघर्ष हुआ था। लेकिन इस आंदोलन का हमारे देश के लोगों पर बहुत असर पड़ा था और ब्रिटिश साम्राज्य को भी पता चल गया था कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक उनकी भारत में चलने वाली नहीं है। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए बच्चों, सविनय का अर्थ आप समझ रहे, विनय सहित, विनम्रता के साथ, अवज्ञा करना यानी किसी की आज्ञा का पालन ना करना। व्यंग्यकार ने जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसमें लोगों ने यही तो किया था बच्चों कि वो अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए किसी भी काम को नहीं करते थे। उन्होंने किसी प्रकार की कोई हल्ला नहीं मचाया, किसी तरह की उनसे बदतमीजी नहीं की। उन्होंने विनय सहित आराम से विनम्रता के साथ कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। और बस की जो हालत है उसमें जितने भी बस के हिस्से हैं उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। बस इतनी पुरानी हो चुकी है, इतनी खटारा हो चुकी है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही कर रही हो। सीट कहीं जा रही है, सीट की गद्दी कहीं जा रही है, कांच जो लगे हुए हैं वो हिल रहे हैं, इंजन का कुछ अलग हिसाब किताब है, कभी पेट्रोल की टंकी में छेद हो रहा है। पूरा जो बस का रूप हम देख रहे हैं उसको बड़े मजेदार ढंग से व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया है। प्रश्न 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। बच्चों ये तो आप ही को लिखना है। अक्सर आप लोग यात्राएं करते रहते हैं, कभी किसी यात्रा का अच्छा सा अनुभव हुआ हो तो आप सही अनुभव लिखिए, वरना कल्पना से लिखिए। किसी दूसरे की अनुभव पर आधारित भी लिख सकते हो। मन बहलाना। अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। ये बच्चों आपको कल्पना करनी है अपनी। थोड़ा हम आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। बस किस तरह से अपने दुखड़े रोएगी, कैसे बताएगी कि वो कितनी बुरी हालत में है और वो जो हिस्सेदार हैं या जो उस बस के मालिक है वो किस तरह से बेचारी पर अत्याचार कर रहे हैं। जीवन के इस मोड़ पे आकर भी इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसके पुर्जे पुर्जे अब काम नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद इतने इतने लोगों को उसे ढोकर ले जाना पड़ता है, या कुछ इसी तरह की और बातें। तो आप ये अच्छे मज़ेदार ढंग से इस बस की जो हालत है या बस अगर जो कुछ भी कहती है उसके बारे में लिखेंगे। भाषा की बात। भाषा की बात में हम पहला प्रश्न देखते हैं। बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी काफी है के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान बस और वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य आपको बनाने हैं। क्या वाक्य बनाओगे? एक वाक्य का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, दूसरा वाक्य आप खुद बनाएंगे। अब बस भी करो,
इस बस से यात्रा करना मेरे वश की बात नहीं है। आपको इसी प्रकार का एक और वाक्य बनाना है। चाहो तो आप इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन अगर एक ही वाक्य में ये शब्द आए तो अर्थ ज्यादा अच्छे ढंग से स्पष्ट होता है। तो कोशिश यही करिए कि ये तीनों शब्द एक ही वाक्य में आए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। आपको कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य चुनने हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 वाक्य की वाले ढूंढ लें, तो ने, की, से वाले ऐसे 2 वाक्य ढूंढ लें, वरना चाहें तो आप दोनों के 4-4 वाक्य ढूंढ सकते हैं। अपने पाठ में से ढूंढिए, आपको मिलेंगे, या आपको स्वयं करना है। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्य में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना। और हम क्या क्या इस प्रकार की जो है वो ढूंढ सकते हैं क्रिया वाले शब्द? घूमना, फिरना, दौड़ना, चलना, सरकना, लुढ़कना, खिसकना। इसी प्रकार की क्रियाएं हैं जो आप ढूंढेंगे और फिर उनका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। चौथा प्रश्न, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में भी जो बच शब्द है उसका 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में है और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में बदलाव होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। जल, जल के 2 अर्थ बनते हैं बच्चों। एक जलने का, जल का अर्थ है जलना, और दूसरा पानी। आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इसे। पौधों को जल दे दो वरना ये जल जाएंगे। इसी प्रकार से हार, हार शब्द का अर्थ हारना और हार का अर्थ माला भी है। वाक्य में प्रयोग आप करोगे तो तुम हार कर भी हार पाने की उम्मीद करते हो। बच्चों, हमारे अभ्यास में तो सिर्फ 2 ही शब्द दिए गए हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि इसी प्रकार के कुछ और शब्द आप लीजिए और उनका इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द मैं आपको देती हूँ और कुछ आप खुद ढूंढेंगे और फिर उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इस प्रकार के हम ढूंढें ताकि हमारी शब्द संपदा बढ़े, हमारी वोकेबलरी जिसे आप कहते हैं, हमारा शब्दकोश जो वो बढ़े। देखिए बच्चों, कुछ शब्द और हैं ये मैंने आपको दिए हैं। मगर, मगर का अर्थ किंतु भी है और मगरमच्छ भी है। उत्तर एक दिशा है, जवाब भी है। पूर्व पहले भी है और एक दिशा का नाम भी है। आम साधारण चीज को भी कहते हैं और एक फल भी है। पत्र पत्ता और चिट्ठी भी है। जग एक बर्तन भी है और संसार को भी कहते हैं। इनका वाक्य को करना है। इसके शब्द आप ढूंढेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्या वाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। बच्चों, विशेषण हम पहले कर चुके हैं।
अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर भी और अभी जो इसमें उदाहरण दिए गए उसके आधार पर आप दोनों प्रकार के दो दो उदाहरण खोजकर लिखेंगे। शब्दार्थ हमने कुछ तो लिखे हैं, पहले से बताए थे आपको, और जो हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हैं, अगर उनके अलावा ये हैं तो ये शब्दार्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।